हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। पहले देखते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अंडर आर्टिकल 8 सेक्शन 2, 3 and 4 of IMF, the member countries of IMF are obliged to restore current account convertibility of their currencies। ठीक है, IMF का आर्टिकल 8 सेक्शन 2, 3, 4 के अंतर्गत जो है वो हम चालू खाता करेंसी परिवर्तनीयता कर सकते हैं। दिस आर्टिकल स्टिपुलेट्स दैट द मेंबर कंट्रीज शुड, क्या करना चाहिए इस आर्टिकल में लिखा है मेंबर कंट्रीज को, दो कंडीशंस लगाई हैं, दो should have no restrictions, means the member countries should have no restrictions on current payments, capital account restrictions allowed है, और second avoid discriminatory currency practices इंक्लूडिंग मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, तो करंट अकाउंट पेमेंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, कैपिटल पे हो सकती हैं, और दूसरा हमें भेदभावपूर्ण जो आपकी करेंसी की प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं चलानी है, मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स नहीं चलाएंगे हम। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी समझ लेते हैं क्या है। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ फ्रीडम टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, यानी कि बैंक ही आपको कन्वर्ट करके नहीं देगा, लेकिन हम अपने पर्पसेस के लिए फॉरेन एक्सचेंज को खरीद और बेच सकते हैं। किस पर्पस के लिए? 4 पर्पसेस है। नंबर 1 इज ऑल पेमेंट्स ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड नॉर्मल शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। ठीक है, सभी भुगतान जो हमने करने हैं विदेशी व्यापार में, जिसमें कि चालू आपका वर्तमान का बिजनेस है, जिसमें सर्विसेज हैं, नॉर्मल शॉर्ट टर्म जो सामान्य अल्पकालीन बैंकिंग या साख सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड। सेकंड किसके लिए कर सकते हैं? पेमेंट्स ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एज नेट इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स, जो भी लोन में ब्याज के रूप में भुगतान है या दूसरे निवेश के रूप में जो भी शुद्ध आय के भुगतान है उसके लिए। थर्ड, पेमेंट्स ऑफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ amortization of loans or for depreciation of direct investments, and 4 is moderate remittances for family living expenses। तो तीसरा हो गया आपका जो आपने लोन्स का भुगतान जो करना है या डेप्रिसिएशन हो गया है उससे रिलेटेड, लेकिन मॉडरेट अमाउंट्स, और साथ ही जो आपने अपने फैमिली के लिए एक्सपेंसेस को, लिविंग एक्सपेंसेस को रेमिट करना है, वापस भेजना है अपने देश। 92-93 का जो बजट था फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी करंट अकाउंट में अनाउंस कर दी थी। और ये क्यों अनाउंस किया था? क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रैशनल और जस्टिफिकेशन था उसके बेसिस पे, यानी कि जो आर्थिक सुधार हमने किए थे नीति, उसका एक पार्ट था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, या हम कहें करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए। ठीक है, सो इट वाज इन लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड्स करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। 94 में, बाय 1994, 91 में शुरू हुआ तो 1994 तक जो है 97 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने जो है वो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर ली थी। ठीक है, अब क्या था बेसिकली, आपको मैंने पहले भी समझाया था, जो हमारा सिस्टम था लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, LERMS, LERMS के नाम से जाना जाता, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि 92 मार्च में हमने इंट्रोड्यूस किया था। 60% ऑफ ऑल रिसीट्स अंडर करंट ट्रांजैक्शंस कंप्राइज्ड ऑफ मर्केंडाइज, 60% of all receipts under current transactions comprised of all merchandise exports and invisible receipts could be converted at the free market rate quoted by authorized dealers। ठीक है, 60-40 का रेशो बताया था आपको मैंने कि 60% जो है मार्केट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, जो भी हमें करंट ट्रांजेक्शन की वस्तु मर्केंडाइज या इन सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के बदले में जो विदेशों से विदेशी मुद्रा हमें मिली है, तो वो मार्केट रेट पर ऑथोराइज
ऑथराइज डीलर से कन्वर्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिमेनिंग 40% ऑफ रिसीट्स द रेट एप्लीकेबल वाज ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये पार्शियल हो गया एक तरह से, तो 60% तो मार्केट रेट पे होगा और 40% जो ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि जनरली लोअर होता है मार्केट से, उस पर कन्वर्ट होगा। दिस प्रोविजन ऑफ 40% ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज अंडर द करंट अकाउंट वाज मेंट टू cover exclusively the government requirements and to enable the import of essential commodities। 40% की रेशो शर्त क्यों लगाई गई? ताकि गवर्नमेंट के पास भी फॉरेन एक्सचेंज आए तभी तो वो इम्पोर्ट की पेमेंट्स कर सकेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आपके सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, तो वो इसलिए ज़रूरी किया गया। मोरोवर द फॉरेन एक्सचेंज वाज आल्सो टू बी मेड अवेलेबल टू मीट 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ एडवांस लाइसेंसेज एंड स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंसेज। ठीक है, तो द फॉरेन एक्सचेंज was also to be made available to 40% of value of advanced licenses और special import licensing के लिए भी वो 40% ज़रूरी था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 60% मार्केट पे ये आपको यहाँ तक याद रखना है। अ मेजर स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया इन मार्च 93 कि मार्च 93 में क्या किया गया? द फॉरेन एक्सचेंज बजट वॉज एबॉलिश्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था, जो विदेशी विनिमय बजट था उसको समाप्त कर दिया गया। द एक्सचेंज रेट वाज यूनिफाइड, यानी कि मल्टीपल एक्सचेंज रेट ख़त्म कर दिए गए। एंड द ट्रांजेक्शन्स ऑन ट्रेड अकाउंट वर फ्रीड फ्रॉम एक्सचेंज कंट्रोल। और जो विनिमय नियंत्रण था व्यापारिक खाते में आपके उसको व्यापारिक खाते में या कह लीजिए व्यापार पर जो विनिमय नियंत्रण था। एक्सचेंज कंट्रोल कैसे होता है? जैसे गवर्नमेंट ट्रेड को कंट्रोल करती है तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती है, तो एक्सचेंज कंट्रोल में गवर्नमेंट कोटा फिक्स कर देगी कि इतना ही फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलेगा या इससे ज़्यादा का आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो जो भी एक्सचेंज कंट्रोल थे या रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी गई। तो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपी वाज लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ तक हमने जो समझा फिर से सुन लीजिए कि 92-93 के बजट में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी करंट अकाउंट पर अनाउंस की गई, जिसके अंतर्गत 60% जो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट के बदले में वो मार्केट रेट पर चेंज होगी और 40% जो ऑफिशियल रेट होगा। राइट, ये याद रखना है। और साथ ही हमने फॉरेन एक्सचेंज बजट को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट हो गया एक्सचेंज रेट यूनिफाइड हो गया, एकीकरण कर दिया, यानी कि मर्ज कर दिया डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स को, मल्टीपल नहीं रखा। और जितने भी एक्सचेंज कंट्रोल थे उसे ख़त्म कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब अब कैसे डिटरमाइन होगा? द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी वाज लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस। तो बाज़ार में विदेशी मुद्रा और हमारी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा जो है वो विनिमय दर निर्धारित होगी। राइट, उसके बाद है ऑन February 1994 द RBI अनाउंस द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। ठीक है, RBI ने जो है लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, जो विदेशी विनिमय नियमन था उसको उदारीकरण लिबरलाइजेशन करना था अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। लेकिन उसका लिमिट था, लिमिट किससे रिलेटेड? अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट रिलेटिंग टू फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ऑफ एक्सचेंज अर्नर्स, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ऑफ एक्सचेंज अर्नर्स। ठीक है, जो जिनको विदेशी विनिमय आय के रूप में मिलती है, तो उनके जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है उससे रिलेटेड। और बेसिक ट्रैवल कोटा, सेकंड बेसिक ट्रैवल कोटा, स्टडीज अब्रॉड, गिफ्ट रेमिटेंसेस, डोनेशंस, पेमेंट्स ड्यू टू सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेन पार्टीज। तो हमें विदेशी मुद्रा क्यों चाहिए होती? बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं उनको चाहिए होती पेमेंट्स के लिए, या आती है या उन्हें पे करना होता है। बेसिक ट्रैवल करते हो तो आपको रिक्वायर्ड होती है, उसका कितना कोटा है? स्टडी अब्रॉड, विदेशों में पढ़ने जाते तो रिक्वायर्ड होती है। गिफ्ट रेमिटेंसेस, जो आपको गिफ्ट आए हैं या आपने दिए हैं वापस देने हैं, डोनेशंस हो गई। और पेमेंट्स ड्यू टू सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेन पार्टीज, जो आपने विदेशों से कोई कुछ काम कराया है, सर्विसेज, कोई इंश्योरेंस कंसल्टेंसी कुछ लिए तो उसकी पेमेंट्स। तो सम मोर इसके बारे में जो है उन्होंने क्या कहा कि लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, इससे रिलेटेड आपको जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है वो विदेशी विनिमय लेने की स्वतंत्रता देगी या उदारीकरण होगा। सम मोर रिलैक्सेशंस ऑन करंट अकाउंट पेमेंट्स वर अनाउंस्ड बाय RBI ऑन अगस्त 1994 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स। जो आपके NRIs हैं, विदेशी भारतीय हैं, उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स रिलेटेड कुछ और रिलैक्सेशन जो हैं वो दी गई। द रुपी, ठीक है, द रुपी वाज मेड फुली कन्वर्टेबल ऑन द करंट अकाउंट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अगस्त 94। तो पहले पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थी और फुल कन्वर्टेबिलिटी
हो गई केवल करंट अकाउंट में, कैपिटल में नहीं हुई। द इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एशियन क्लियरिंग यूनियन ACU कंट्रीज एंड रिसीविंग एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन रुपी और इन एशियन मॉनेटरी यूनियन और इन द करेंसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्री वर अलाउड टू रिसीव पेमेंट्स इन एनी परमिटेड करेंसी थ्रू बैंकिंग चैनल्स प्रोवाइडेड इट इज ऑफर्ड बाय द ओवरसीज बार इन द ACU कंट्री। तो इतना लंबा का मतलब क्या है शॉर्ट में कि अब जो है जब फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ ऑन करंट अकाउंट अगस्त 94 में हो गई, तो अब जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना उनको देवर अलाउड, उनको एक तरह से परमिशन दे दी गई कि वो किसी भी करेंसी में बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो है वो पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। वो लेकिन वो किसी ACU से, जो आपका एशियन मॉनेटरी यूनियन है, उससे अप्रूव होना चाहिए। द रिलैक्सेशंस वर मेड ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर फॉरेन ट्रैवल, इंटरेस्ट इनकम ऑन नॉन रेजिडेंट नॉन पेट्रेबल रुपी डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंसेस टू रिलेटिव्स अब्रॉड। जो आप विदेशों से NRIs आपको इनकम भेजेंगे या जो नॉन रीपेट्रेबल है, जो नहीं भेज सकते, और जो रेमिटेंसेस टू रिलेटिव्स अब्रॉड जो आप भेजेंगे अपने रिश्तेदारों को बाहर, उनसे रिलेटेड जो बहुत सी रिलैक्सेशंस दी गई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड सम मेजर रिलैक्सेशन इन एक्सचेंज कोड इन January 97। द मॉनेटरी सीलिंग्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेमिटेंसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस वर रिमूव्ड, ठीक है। तो जो रेमिटेंसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पर जो बहुत सारी सीलिंग्स या अपर लिमिट थी वो हटा दिया गया, और अथोराइज डीलर्स कुड नाउ अलाउ रेमिटेंसेस फॉर दोज पर्पसेस विदाउट प्रियर क्लियरेंस फ्रॉम RBI। तो RBI से बिना क्लियरेंस लिए जो अथोराइज डीलर्स हैं, जो मनी विदेशों में भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, वो ये काम जो है वो बिना परमिशन के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 92 से लेके 97 तक इतने चेंजेस जो है वो हो गए। उसके बाद अब देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप करंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी नेक्स्ट लेक्चर में।